Hello students, welcome to my YouTube channel Chemical World. My name is अमित चौहान. लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने जाना था कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, किस तरीके से वो स्टेबल होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्या ऑर्डर होता है उनकी स्टेबिलिटी का. आज के लेक्चर में हम जानेंगे कार्बो फ्री रेडिकल्स की. कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे. तो चलते हैं, अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. कार्बो फ्री रेडिकल्स या कार्बन फ्री रेडिकल्स. तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन फ्री रेडिकल्स. कार्बन फ्री रेडिकल्स. कार्बन फ्री रेडिकल्स आर odd electron species in which carbon atom bears the odd electron. मतलब कार्बन फ्री रेडिकल्स ऐसी केमिकल स्पीसीज होती हैं जिन पे कार्बन के ऊपर एक कार्बन फ्री रेडिकल ओड इलेक्ट्रॉन होता है. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल में अगर हम देखेंगे तो इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दिस इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड. यह है मिथाइल रेडिकल. तो मिथाइल रेडिकल कार्बन रेडिकल क्या होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अनपेयर्ड होता है. और जो कार्बन फ्री रेडिकल्स है वो जनरेट होते हैं या फॉर्म होते हैं होमोलिटिक फिजन में. जब कभी भी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है, जैसे कि हम देखेंगे मीथेन के CH4 अगर HNU की प्रेजेंस में यहाँ पे देखेंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3 मिथाइल रेडिकल और एक हाइड्रोजन का रेडिकल यहाँ पर जनरेट होता है. तो होमोलिटिकली जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पर कार्बो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं. और दूसरी बात कि जो कार्बन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. पैरामैग्नेटिक इन नेचर होने का एक मेन कारण जो है ये है कि इनके ऊपर कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देता है इन कार्बन को. दूसरा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. दे आर हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. और वो भी कैसे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है. अब बात करेंगे पिरामिडल, अब बात करेंगे इनकी ज्योमेट्री की. तो अगर हम देखें तो जो रेडिकल्स होते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर से लेकर पिरामिडल होती है. क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं जो कि कार्बन से अटैच्ड हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स में, वो डिसाइड करते हैं कि उन रेडिकल्स की क्या शेप होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो प्लेनर शेप का होता है. वहीं पर जिसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है. वहीं पर ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल जो है वो पिरामिडल शेप का होता है जिसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है. अगर हम इनकी स्ट्रक्चर शेप को जानने की कोशिश करेंगे तो एक H और AH, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस p ऑर्बिटल में होगा. यह है प्लेनर शेप. वहीं पर जो CF3 रेडिकल है ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल, वो पिरामिडल शेप का होता है इस तरीके से.
This one is sp3 hybridized orbital. This one is sp3 hybridized orbital, जिसमें कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। तो देखा कि जो मिथाइल रेडिकल है उसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और जो शेप है वो प्लेनर शेप है। वहीं पर ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल में जो शेप है वो पिरामिडल शेप है। यहाँ पर जो हमारे एटम्स हैं वो हाइड्रोजन हैं, जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपैरेटिव होती है हाइड्रोजन के। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है प्लेनर शेप है। और यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। वहीं पर अगर ये ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल की बात करें, जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इसीलिए जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाती है और शेप जो है वो पिरामिडल हो जाती है। तो हमने देखा कि जो शेप है वो इनके ग्रुप्स पर डिपेंड करती है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। आगे जो फ्री रेडिकल्स है वो दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करते हैं ईजिली। वहीं पर ज़्यादातर जो रेडिकल्स हैं वो किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या फिर हीट या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस है, सिंपल रिएक्शंस है जहाँ पर हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जनरेट होते हैं। अब हम जानेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानेंगे या स्टेबिलिटी जानेंगे वो जानेंगे हम किसकी, एल्काइल रेडिकल्स की। एल्काइल रेडिकल्स मतलब ऐसे रेडिकल्स जिनमें जो साइड ग्रुप्स होते हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें हम एल्काइल रेडिकल कहते हैं। तो एल्काइल रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है वो दो इफ़ेक्ट से हम समझ सकते हैं, एक तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम अलग वीडियो में जानेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। तो एल्काइल रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन की जा सकती है। जैसे अगर अब हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल्स, तो टर्सरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी रेडिकल, फिर प्राइमरी रेडिकल और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है मिथाइल रेडिकल। इनका जो रीज़न है स्टेबिलिटी का इस ऑर्डर का वो है ये तीन एल्काइल ग्रुप। टर्सरी में तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं जो कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पुश करते हैं इस कार्बन के ऊपर, जिस पर कार्बन एक फ्री इलेक्ट्रॉन या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा हो जाने के कारण टर्सरी में प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगता है, जिसके कारण समहाउ इसकी जो अनपेयर्डनेस है इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वो समहाउ कहीं पर कंपनसेट की जाती है। सेकेंडरी रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर दो ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो टर्सरी के कंपैरिजन में कुछ डिक्रीज हो जाता है। वहीं पर अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप होता है, एक एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है वो स्टेबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी और प्राइमरी। वहीं पर अगर हम बात करें मिथाइल की, मिथाइल कार्बो रेडिकल की, तो मिथाइल रेडिकल जो है उसमें कार्बन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ी है। तो यहाँ पर ना कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा ना कोई प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इसीलिए मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो लीस्ट स्टेबल है। और एक बात और, हम जानते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करने की होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हमेशा याद रखना
कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं रेडिकल्स को ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की होती है वो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट दिखाते हैं और वो कार्बन फ्री रेडिकल्स को डिस्टेबलाइज करते हैं बाय माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करेंगे एलाइल एंड बेंजाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में। एलाइल रेडिकल क्या होते हैं? दिस वन इज एलाइल रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एलाइल रेडिकल, दिस इज एलाइल रेडिकल। And this one is benzyl radical। तो एलाइल और बेंजाइल रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन की जा सकती है रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट जो कि डीलोकलाइजेशन इफेक्ट भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। तो अगर हम बात करें एलाइल रेडिकल की, तो एलाइल रेडिकल में जो रेजोनेंस होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो पाई बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है और दिस इज कम हेयर। तो यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस हो जाती है एलाइल रेडिकल में। तो एलाइल रेडिकल में इस तरीके से रेजोनेंस हो जाती है जो कि इसको स्टेबलाइज करती है। वहीं पर सिमिलरली बेंजाइल रेडिकल में भी इसी तरीके से जो है वो रेजोनेंस होती है और ये रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज करती है बेंजाइल रेडिकल को। यहाँ पर बेंजाइल रेडिकल में बेंजीन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही डिलोकलाइज होता है इस पूरे बेंजीन सिस्टम में, जो कि इसको फर्दर स्टेबलाइज करता है बेंजाइल रेडिकल को। और एक बात ध्यान रखना कि जो एलाइल और बेंजाइल रेडिकल है वो अल्काइल रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्सरी बेंजाइल रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी बेंजाइल रेडिकल और सिंपली फिर बेंजाइल रेडिकल, और लास्ट में जो है वो एलाइल रेडिकल। एलाइल रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एल्काइल रेडिकल से। क्योंकि देखो जो टर्सरी बेंजाइल रेडिकल है इसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं जो कि इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी किसी भी रेडिकल में उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, दिस वन रेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि ये एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन फेज में, किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने जाना कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में, वो क्या होते हैं, उनकी क्या शेप होती है और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कार्बोकैटायंस के बारे में, कार्बोआनायंस के बारे में और कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में। ये 3 हमारे जो हैं इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि रिएक्शन के किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं। अब
जो हमारे 3 और इंटरमीडिएट्स बने हैं जो कि स्पेशल इंटरमीडिएट्स हैं। उसमें एक इंटरमीडिएट है कार्बीन, दूसरा इंटरमीडिएट है नाइट्रीन और तीसरा इंटरमीडिएट है बेंजाइन। इन तीनों इंटरमीडिएट्स के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या होते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, किन किन रिएक्शंस में ये फॉर्म होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और इनके बारे में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल केमिकल वर्ल्ड से। थैंक यू।